हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम फिर से कुछ कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जो प्लेलिस्ट है जिसका टाइटल है कि नीट से जुड़े सवालों के जवाब, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो हमारी जो प्लेलिस्ट है इसमें जाके अभी ये 10 वीडियो हैं और ये आज वाला वीडियो हमारा 11वां वीडियो है। तो आप लोग प्लीज़ इन वीडियोस को एक बार पूरा देख लीजिए, तो आपके अधिकतर जो डाउट्स हैं ना वो ऑलरेडी मैं इन वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। तो चलिए पहला कमेंट लेते हैं। हाय सर, माय नेम इज़ राकेश देवारे। मैं अभी 12th क्लास में हूँ, ये भी 12th क्लास में है। मेरा सब्जेक्ट आर्ट है, मतलब इन्होंने आर्ट्स ले रखा है, मतलब कि इनके पास ना मैथ्स है, ना फिजिक्स है, ना बायोलॉजी है और ना ही केमिस्ट्री है। तो मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स है और मैं 12th डबल करूँगा और बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्राइवेट फॉर्म भर के नीट की तैयारी करूँगा, मेरा होगा कि नहीं। तो इनका बोलना है कि अभी ये 12th क्लास जो कर रहे हैं वो आर्ट सब्जेक्ट से कर रहे हैं और ये 12th आर्ट से पास करने के बाद फिर से ये प्राइवेट फॉर्म भर के फिर से 12th दोबारा से करेंगे। ये करेंगे किस चीज़ से? ये बायोलॉजी से फिर से करेंगे। तो उसके बाद इनका पूछना है कि क्या ये मतलब इनका होगा कि नहीं होगा। तो राकेश, मैं सबसे पहले आपको ये बोलता हूँ कि आप ना जो नीट का जो प्रोस्पेक्टस है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस मुझे शायद डाउट है कि प्राइवेट से जो 12th करते हैं बायोलॉजी से उनको अलाउ करते हैं कि नहीं। तो आप जो नीट का जो प्रोस्पेक्टस है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको अच्छे से ऑनलाइन जाके पढ़ लीजिए। और अगर अगर आप एलिजिबल हैं प्राइवेट से बायोलॉजी करने के बाद नीट देने के लिए, तो आप बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और देखिए, इसकी गारंटी तो कभी नहीं होती कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये गारंटी तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हम लोग करते क्या है कि हम लोग बस नीट की तैयारी करते हैं और अपनी पूरी मेहनत उसमें झोंक के नीट का एग्ज़ाम देते हैं। और अगर सब कुछ अच्छा रहता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो हमको पक्का एमबीबीएस मिल ही जाती है। तो पर उससे पहले आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप एक बार ये कंफर्म कर लो कि प्राइवेट से बायोलॉजी से 12th करने के बाद क्या आपको नीट देना अलाउ है या नहीं है। नेक्स्ट, सर मैं भी हिंदी मीडियम से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मुझे इंग्लिश मीडियम की बुक भी समझ आती हैं, बट मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाती, तो एमबीबीएस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए, अगर आप चाहें आप इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, आपको एमबीबीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप देखिएगा, जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगी तो आप 4.5 साल में कब इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो डाउट है ना आपके मन में, आप सब बच्चों के, कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, ये सब प्लीज़ मैं आपको बोलता हूँ, ये सब दिमाग से निकाल के एक तरफ रख दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और नीट क्लियर कीजिए। आगे की लाइफ आपकी बहुत ही हसीन होने वाली है। सर, आई एम राइट हैंड हैंडीकैप्ड, कैन आई परस्यू मेडिकल करियर? सर प्लीज़ रिप्लाई विच करियर ऑप्शन इज़ बेटर फॉर मी इन बिटवीन टू एमबीबीएस और यूपीएससी। तो इनका बोलना है कि ये हैंडीकैप्ड हैं राइट हैंड से। अब इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये लिखते किस हाथ से हैं, ये देखना पड़ेगा। और इनको ना एग्जामिन भी करना पड़ेगा, इनको किसी डॉक्टर द्वारा एग्जामिन भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनका जो हैंडीकैप्ड है कितने किस लेवल तक के हैंडीकैप्ड हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके, और उनसे एक बार ज़रूर एडवाइस लीजिए कि सर मैं एमबीबीएस के लिए ठीक हूं या नहीं हूं। या तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि भाई आपको कितनी डिफॉर्मिटी है, आप कितने हैंडीकैप्ड हैं और आपके आगे की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं एमबीबीएस में अच्छा करने की या किसी और ब्रांच में जाने की। और जहाँ तक बात है कि एमबीबीएस और यूपीएससी की, तो देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और आईएएस पीसीएस बन भी जाते हैं। इवन मेरे भी 2-3 दोस्त हैं जो अभी आईएएस ऑफिसर हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको यूपीएससी का अगर मन है तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपीएससी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, तो वो आपके मन पे डिपेंड है। बट उससे पहले मैं आपको बोलूँगा, आप किसी अच्छे सिविल सर्जन से मिलकर पहले अपना ये देख लीजिए आप कितने हैंडीकैप्ड हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर आपने बिहार में पीजी करने के बाद बॉन्ड कंप्लीट किया था कि नहीं? देखिए, मैंने जो पीजी किया था बिहार में 2016 में मेरा एडमिशन हुआ था और 2019 में मैंने पीजी पास किया था। तो एक्चुअली जो बिहार में जो पीजी के लिए बॉन्ड आया था वो 2017 बैच से आया था, तो मेरा बिहार में कोई बॉन्ड था ही नहीं, तो इसलिए मैंने कभी बिहार में कोई बॉन्ड किया नहीं। सर एमओ की पोस्टिंग शुरू से ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती है या पीएचसी और सीएससी में होती है? देखिए, ये जो एमओ की जो पोस्टिंग होती है ना, ये डिपेंड करती है कि सरकार उसको कहाँ पोस्ट करती है। जैसे मैं कुछ ऐसे एमओस को भी जानता हूँ जिनकी डायरेक्ट पोस्टिंग सीएचसी में हुई,
और मेरे साथ कुछ ऐसे भी एमओ काम करते हैं जो कि डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में हैं। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पोस्टिंग कहाँ होगी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में डिटेल बताइए प्लीज़, स्कोप, सैलरी, मींस प्राइवेट में क्या क्या होता है एंड एग्जैक्टली इस फील्ड में क्या क्या किया जाता है। देखिए, जो इंटरवेंशनल जो रेडियोलॉजी है ना, इसको करने के लिए आपको पहले दो चीज़ करनी पड़ेंगी। एक तो करना पड़ेगा एमबीबीएस, और एमबीबीएस के पास बात करनी पड़ेगी एमडी रेडियोलॉजी। जो लोग एमडी रेडियोलॉजी करते हैं वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में अपनी फेलोशिप या सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का देखिए स्कोप बहुत ही अच्छी ब्रांच है। मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? वो मेदांता जो हॉस्पिटल है गुड़गांव में, वहाँ से कर रहा है। तो देखिए, इसका स्कोप बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, लोग इसमें काफ़ी पैसा कमाते हैं। मेरे एक सीनियर हैं प्रशांत सारडा, तो वो अभी देहरादून में काफ़ी अच्छे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, इसलिए लोग इसको करते भी हैं। और जहाँ तक ये बात है कि इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए इसके समझने के लिए आपको पहले एमबीबीएस की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है, ये मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक होती है, और इसमें इमेजिंग का हेल्प लिया जाता है। मतलब इमेजिंग में बहुत सारी चीज़ आती हैं, एक्सरेज आते हैं, सीटी स्कैन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फ्लोरोस्कोपी। तो उसकी हेल्प से हम लोग कुछ ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिनमें हमें बड़ी सर्जरीज नहीं करनी पड़ती। होता क्या था कि पहले बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज की जाती थी, बट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के आने से वो बड़ी सर्जरीज अब करने से बच सकते हैं और मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक से हम पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक प्रोसीजर होता है, इसको टिप्स बोलते हैं, ट्रांस जुगुलर इंट्राहिपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हिपैटिक वेन होती है आपकी, उसको हम, जो उसका कनेक्शन होता है पोर्टल वेन से, उसमें क्या कहते हैं, एक स्टेंट के रूप में हम इसको बनाते हैं, एक स्टेंट इसमें यूज़ किया जाता है। तो जब आप इसको देखोगे, ये प्रोसीजर एक्सरे में इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे हम लोग ये प्रोसीजर, तो ये जो काम है ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। उसके बाद तो बेसिकली अगर आप इसको, ये पहले अगर कोई सर्जरी करना चाहे तो पूरा इंसिजन देगा एब्डोमेन के अंदर, उसके बाद ये सब शंट बनाएगा। बट अब ये काम जो है मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक से किया जाता है। और भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जैसे कि आप जो हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो स्टेंट डाला जाता है, जब वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती हैं तो वो भी इसी के अंडर में आता है। तो ऐसी जो भी चीज़ें जो कि मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक से की जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, और ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है, आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या एमबीबीएस लाइफ सच में बहुत टफ होती है? आई मीन क्या हम लोगों को हमेशा पढ़ना ही पड़ता है, या कभी कभी चाहूँ तो ब्रेक भी ले सकते हैं? घर में सभी बोलते हैं डॉक्टर की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाते, क्या ये सब सच है? देखिए, ये जो है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आज की जो रोज़मर्रा की जो लाइफ है, इतना कंपटीशन हो चुका है कि आप मेडिकल को तो छोड़ दीजिए, कोई भी फील्ड हो, स्ट्रेस तो सभी के अंदर है। और अगर आपको किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम करना है तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली तो क्या बोलते हैं कि तो आपको लगेगा कि आप वहाँ पे मतलब आपको बहुत आराम है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड आईएएस ऑफिसर्स हैं, मेरे फ्रेंड आईआईटीएन भी हैं। देखिए होता क्या है ना, जो चीज़ हमारे पास होती है ना वो हमको कभी अच्छी नहीं लगती। मैं अक्सर देखता हूँ जब भी मेरे डॉक्टर फ्रेंड मुझे मिलते हैं तो काफ़ी सारे डॉक्टर फ्रेंड बोलते हैं यार हमने डॉक्टरी में आके गलती कर दी, बहुत ही बेकार लाइफ है। जब मैं अपने आईआईटीएन फ्रेंड से मिलता हूँ तो वो बोलते हैं यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमारी तो ऐसी जॉब रहती है, सास मतलब एक मेरा फ्रेंड है, उसको सुबह 8 बजे जाना होता है, रात को 8-9 बजे लौट पाता है कंपनी से, आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। तो बोलता है तेरी जॉब अच्छी है, तू अपना बीच में जाता है फिर लौट आता है, बट मेरी तो इतनी लंबी शिफ्ट होती है। तो देखिए अपनी चीज़ से ना कोई खुशी होता ही नहीं है, ये दुनिया का दस्तूर है, मैंने देखा है, जो चीज़ हमारे पास है ना उससे हम खुश रहेंगे ही नहीं। तो और देखिए लाइफ आपको कैसी जीनी है वो आपको डिसाइड करनी है। मैं बहुत डॉक्टर्स को देखिए, अब अगर आप डॉक्टर बन के कमाना चाहोगे 20 लाख 40 लाख पर मंथ, तो आपको टाइम तो देना ही होगा। बट ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो खूब आराम से रहते हैं, 3 से 5 लाख पर मंथ कमाते हैं और ऐश काटते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, डॉक्टर आपको तभी बनना चाहिए, या इवन इंजीनियरिंग या किसी भी प्रोफेशन में, जब आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि जब किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना, तब आपको उसमें टाइम देना खलता नहीं, आप उसको एंजॉय करते हो। जैसे जैसे मुझे मेडिकल साइंस शुरू से ही पसंद थी, तो मुझे बड़ा इन्जॉय, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है पेशेंट देखना, ये सब करना। तो अगर आप किसी फील्ड को एंजॉय करते हैं ना तो उसको लीजिए, फिर आपको उसमें स्ट्रेस आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है, सर अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद एम्स में जॉब कैसे पा सकते हैं? क्या एम्स में भी एमओ की वैकेंसी निकलती है? देखिए
मैंने दिल्ली एम्स में काफ़ी दिन काम किया, तो वहाँ तो मैंने अपनी, जब तक मैं जेआर था एम्स में तब तक तो कोई एमओ से मैं मिला नहीं, मुझे नहीं लगता शायद एम्स में एमओ की वैकेंसी होती है। और अगर आप एमबीबीएस करने के बाद एम्स में जॉब करना चाहते हैं तो आप एज अ जेआर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इवन बहुत सारे जो मेरे को जेआर थे वो रशिया, चाइना, सब जगह से पास आउट थे। तो उसमें आपको एम्स का जो पीजी एंट्रेंस है वो देना पड़ेगा, उसमें रैंक आती है, उसके हिसाब से आपको जेआरशिप मिल जाएगी। सर मैं एमबीबीएस के बाद जर्मनी से पीजी करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पीजी करने की फ़ी नहीं लगती है और एज़ कम्पेयर टू इंडिया आसान भी है। मैंने अभी से ही जर्मन सीखना शुरू कर दिया है क्योंकि वहाँ मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जर्मन आना ज़रूरी है सर। गिव मी सम सजेशन रिगार्डिंग दिस। एम आई गोइंग ऑन राइट पाथ और शुड आई कंसिडर टू स्टे इन इंडिया फॉर पीजी? बाय द वे आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपसे किसने बोल दिया कि इंडिया में पीजी करने की फ़ी लगती है। आप बात कर रहे हैं, अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज से अगर आप पीजी करेंगे इंडिया में तब तो आपको पैसा खर्च होगा। जब आप अभी से सेकेंड ईयर एमबीबीएस में हो तो आप नीट की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आप नीट की तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में तो एक पैसा, कोई पैसा लगता नहीं, ऊपर से उल्टा आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, आजकल हर कॉलेज का स्टाइपेंड अच्छा खासा है, आपको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। पीजी में किसने आपसे बोल दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज से पीजी करने में आपको पैसा लगता है? वो ऊपर से गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। देखिए, और जहाँ तक बात है जर्मनी की, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानता जो जर्मनी से पीजी करके आए, बस एक ही को जानता हूँ और वो मेरे कांटेक्ट में है भी नहीं। जर्मनी से पीजी करके आने में दिक्कत क्या है, जब आप जर्मनी से पीजी कर लोगे ना, तो ये देखना पड़ेगा वो इंडिया में एज अ पीजी कंसिडर की जाती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता वो पीजी इंडिया में एज अ पीजी कंसिडर की जाएगी। तो आप जब भी रहेंगे ना, आपको वो पोस्ट कभी नहीं मिल पाएगी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में, जो जैसे वो जो करके आए थे, वो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में थे, वो जर्मनी से ऑर्थोपेडिक्स करके आए थे, पर वो हमेशा एज अ जूनियर कंसल्टेंट ही काम करते थे, कभी भी उनको सीनियर कंसल्टेंट नहीं बनाया गया क्योंकि उनके पास वो डिग्री नहीं थी जो चाहिए होती है। तो और मेडिकल कॉलेज में तो आप, मुझे नहीं लगता कभी भी जर्मनी से पीजी करके घुस पाओगे। तो आप ये डिसीजन सोच समझ के लीजिए। हाँ, अगर आप जर्मनी में सेटल करना चाहते हैं तब आप वहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको जर्मनी में ही सेटल करना है और वहाँ से पीजी करने के बाद आपको वहाँ पे सेटल होने देंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप जर्मनी से पीजी करके इंडिया में सेटल करना चाहते हैं, फिर मैं बोलूँगा कि आपको इंडिया से ही पीजी करने पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।